2026 का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो चुका है। हम अग्रसर हो चुके हैं 2027 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और 2027 का जो पहला बैच है वो 1 अगस्त से हम जारी कर रहे हैं। सवाल सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा कि आखिर आप 2027 में किस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 2027 के एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में एक ऐसा नियम भी बताने वाला हूं जो ना तो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना तो आपको किसी वेबसाइट के आर्टिकल में मिलेगा। और वो नियम ये होगा, यदि आप जो है दिए गए सर्विस को पूरा नहीं करते हैं तो भी आप इस लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पात्र हो जाएंगे। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और हमने पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हजारों सिलेक्शन दिए हैं। सिलेक्शन की बारी अब आपकी है। बतौर जीडीएस यदि आपने डिपार्टमेंट आप पोस्ट को चुना है तो एक ही सपना होना चाहिए, और उस सपना है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करके पदोन्नति को सुनिश्चित करना। जिन कैडर के बारे में आज चर्चा करेंगे वो कैडर होगा आपका जीडीएस टू एमटीएस, इसके अलावा जीडीएस टू पोस्टमैन, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का भर्ती नियम क्या कहता है। पिछले कुछ सालों से ये भर्ती नियम लगातार चल रहे हैं। जिन परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में, वो जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम है, जीडीएस एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम है, जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन टू पीएसए का एग्जाम है। और इन तीनों ही कैडर के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट रूल, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि भर्ती नियम जो है किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले जिस भर्ती नियम के बारे में आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं वो भर्ती नियम होगा जीडीएस टू एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आखिर जीडीएस टू एमटीएस के एग्जामिनेशन में किस प्रकार का भर्ती नियम फॉलो किया जाता है। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर्विस एलिजिबिलिटी जो है जीडीएस टू एमटीएस के लिए कट ऑफ की डेट में, कट ऑफ का डेट होता है कि सरकारी गजट के अनुसार जो है अभी जो कट ऑफ डेट जारी है वो है एक एक जो भी जिस साल की वैकेंसी होती है उसके पहले जनवरी को ये कट ऑफ डेट निर्धारित की जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं 2027 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल कंडीशन, तो ये कट ऑफ डेट जो है जनवरी 1 2027 तक ही गणना में लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूं कि कट ऑफ डेट जो है कई बार गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में चेंज करती है। जो कट ऑफ डेट जो है अभी काम कर रहा है वो जनवरी 1 काम करता है। जब आपका सर्विस कैलकुलेट किया जाएगा तो 1/1/2027 तक जितनी सर्विस होगी उतना ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 1/1/2027 को यदि आप जीडीएस में 3 साल का सर्विस पूरा कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन होता है कि 3 साल आपको जीडीएस में सर्विस देनी पड़ेगी। पहला जो कैडर होता है, पहली जो सीढ़ी होती है वो यही होती है और यहीं से आपके परमानेंट होने, या दूसरे शब्दों में बोले तो सिविल सर्वेंट बनने की शुरुआत होती है। पहली सीढ़ी चढ़ के आप ग्रुप बी ऑफिसर तक बन सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो बैच हमने 1 अगस्त से जारी किया है, हमारा सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा ज्वाइन किया जाने वाला बैच है पहला बैच। कारण होता है लाइव क्लासेस मिलती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है जिसको हजारों स्टूडेंट पसंद करते हैं। साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। यहां पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके के टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते हैं। 5 से 6 साल, या फिर मैं बोलूं कि 7 साल का, अब तो 2026 जुड़ गया तो 7 साल का पीवाईक्यू आपको मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है। पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, हजारों सिलेक्शन दिया है हमने। सिलेक्शन की बारी आपकी है। स्क्रीन पर एक नंबर दिया है, सीधे संपर्क करके आप बैच से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं।
देखिए हमने बताया कि 3 साल का सर्विस चाहिए जीडीएस में। पहला कंडीशन याद करिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता। बतौर जीडीएस भर्ती होते हैं तो 10th का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो 10वीं आपके पास होगा ही, इसी वजह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है कि इतना एज होना चाहिए, किसी सीमा तक आप जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम दे सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी कंडीशन जीडीएस टू एमटीएस के लिए थी। इन सारे ही एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो होगा दूसरे कैडर का हमारा एग्जाम होता है, और वो एग्जाम होता है जीडीएस टू पोस्टमैन। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। पहली सीढ़ी यदि आप किसी कंडीशन की वजह से नहीं चढ़ पाते, तो जब आपका 5 साल पूरा हो जाता है तो दूसरा जो आपका विकल्प खुलता है वो है पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्जाम। और इस एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जीडीएस में कट ऑफ की तिथि पर कम से कम सर्विस 5 साल पूरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो लंबा जरूर बनेगा, लेकिन एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि भाई कौन सा एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या कट ऑफ डेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरा मेहनत आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कि भाई आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ की तिथि में 5 साल पूरा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो सवाल ये होता है कि एज लिमिट, कि भाई पोस्टमैन का एग्जाम देना है, जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देना है, तो एज लिमिट जो है कितनी है, 50 ईयर। ध्यान रखिएगा, यूआर कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 साल है। विभिन्न श्रेणियां जैसे ओबीसी और इसके अलावा एसटी एससी, इसके लिए जो है कुछ छूट दी गई है। एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, मतलब 53 और 55 तक इस कैटेगरी के स्टूडेंट इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं रिक्वायरमेंट होगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज से आपका 10वीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बताया है, अगर आपके स्टेट या सर्कल में हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो 10वीं हिंदी होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके सर्कल में स्टेट में कन्नड़ लोकल लैंग्वेज है तो कन्नड़ से आपका पढ़ाई जो है होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। एज मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/1/2027 को आपका एज जो है 50 साल होना चाहिए। 5 साल का सर्विस का जरूरत पड़ेगा। एक कंडीशन मैंने बताया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। जिन कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, नियुक्ति के तिथि से 5 वर्ष में इसको प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसमें एक अपवाद ये है, जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के हैं या फिर डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं, उनको इससे भी छूट दी गई है। जो भर्ती नियम मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किए गए हैं और इस बात को आपने नोट कर लेना है। हमने जो बात किया वो कंडीशन था जीडीएस टू पोस्टमैन का। एक और कैडर आता है एमटीएस टू पोस्टमैन का। एमटीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड का एलिजिबिलिटी कंडीशन इस स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम कहलाता है। जो जीडीएस से एग्जाम होते हैं वो सीधी भर्ती या फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के एग्जाम कहलाते हैं। और ये एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम या एमटीएस टू पीए का एग्जाम, इन एग्जामों को हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीडीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम के लिए 50% का कोटा रहता है। मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 50 वैकेंसी हम जीडीएस टू पोस्टमैन के कोटे में दे देते हैं, और दूसरा जो 50 वैकेंसी बचता है वो एमटीएस टू पोस्टमैन के कोटे में दे देते हैं। अब कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, और उस संशोधन में जो एमटीएस टू पोस्टमैन की कैटेगरी थी उसमें 2 प्रकार का डिवाइडेशन किया गया था। पहला, एमटीएस जो रेगुलर कर्मचारी है, पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर में जाना चाहता है, कम से कम कट ऑफ की तिथि में 3 साल का सर्विस का जरूरत पड़ेगा। उसने जो है लगभग प्रोबेशन पीरियड तो कंप्लीट ही हो जाएगा क्योंकि 2 साल का रहता है, 3 साल जो है मिनिमम सर्विस का जरूरत पड़ेगा। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा कि जो 50% का कोटा एमटीएस टू पोस्टमैन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर एक कैटेगरी बना दी गई कुछ समय पहले कि जो कैंडिडेट जीडीएस प्लस एमटीएस ना, जीडीएस प्लस एमटीएस मिलाकर 5 साल पूरा कर रहे हैं, कट ऑफ की तिथि 1 जनवरी को, वह कैंडिडेट भी इसी 50 वैकेंसी या 50% के कोटे में एलिजिबल हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था, पहले मैंने आपको बताया कि एमटीएस टू पोस्टमैन का जो कोटा होता है वो डिपार्टमेंटल कोटा कहलाता है। डिपार्टमेंटल कोटा में एक और क्लॉज होता है जो कि सीनियर जूनियर का क्लॉज होता है। वीडियो में बने रहिएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था
कि एक ऐसा नियम बताऊंगा कि सर्विस पूरा नहीं कर रहे हैं तो भी आप इन एग्जामों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये नियम केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम या डिपार्टमेंटल परीक्षा में ही लागू होती है। इसी वजह से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि GDS टू MTS और MTS टू पोस्टमैन का जो एग्जाम है कौन सी कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। एक बड़ा ओहदा है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, जब आप एक बार MTS पोस्टमैन बन जाते हैं तो अगला जो सपना होता है वो होता है कि बड़े ओहदे तक जाना। 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, लगभग 60 से 70 हजार सैलरी होती है। आपका 8th पे कमीशन लगने के बाद ये सैलरी जो है लंबी छलांग मारेगी, मतलब 1 लाख से ऊपर जो है आपको सैलरी इस पर मिलने वाला है। अभी जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं वो क्राइटेरिया है GDS टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का। देखिए 3 कैटेगरी होती है। GDS टू जो PA का एग्जाम होता है वो कैटेगरी C में होता है, और कैटेगरी C के चांसेस अभी पूरे देश में लगभग जो है नाम मात्र के बचे हुए हैं, अपवाद के तौर पर कुछ सिलेक्शन हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 कैटेगरी है, A, B और C। पहले मैं GDS टू PA के बारे में बात कर रहा हूं, ये कैटेगरी C है। अब ध्यान ये रखना है कि कैटेगरी A वाला जब छोड़ता है वैकेंसी तभी B को मिलता है, और जब B वाला छोड़ता है तभी C को मिलता है। चाहे आपके नंबर 90 हो, 95 हो, 98 हो, 99 हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम कहलाता है। अब कैटेगरी C से ही फॉर्म भरना है किसी कैंडिडेट को, मान लीजिए उसको अनुभव ही लेना है, तो कितना क्राइटेरिया का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कम से कम उसके पास 12वीं होना चाहिए, कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 1 जनवरी को अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए, इस बात को नोट करके रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो कैंडिडेट 17/6/2022 के पहले GDS बन चुके हैं उनके लिए सर्विस 5 साल होगी, मतलब कैटेगरी C से एग्जाम देना है तो। और जो कैंडिडेट 17/6/2022 के बाद GDS ज्वाइन कर रहे हैं और वो कैंडिडेट कैटेगरी C से एग्जाम देना चाहते हैं तो 8 वर्ष पूरा करना होगा। ये नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस नियम को ध्यान रखिएगा कि 17/6/2022 के पहले वाला GDS 5 साल सर्विस का जरूरत पड़ेगा, और जो कैंडिडेट 17/6/2022 के बाद GDS ज्वाइन कर रहा है, कैटेगरी C से एग्जाम देना चाहता है, तो 8 साल सर्विस का जरूरत पड़ेगा। और कैटेगरी C को वैकेंसी तभी मिलती है जब A वाला छोड़ता है या B वाला छोड़ता है, मतलब A वाला छोड़ेगा तो B को और B वाला छोड़ेगा तो C को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। जो कंफ्यूजन आपका बना हुआ था कि आखिर A और B क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कैटेगरी A के बारे में। आखिर ये कैटेगरी A होती क्या है, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन की संभावना कैटेगरी A में आने के बाद ही होती है। 50 वैकेंसी है, और मान लीजिए 50 वैकेंसी कैटेगरी A वाले कैंडिडेट ले जाते हैं तो ना तो B का सिलेक्शन होगा और ना तो C का सिलेक्शन होगा। ये भर्ती नियम 2022 हमें समझाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले कैटेगरी A में कौन सा कैंडिडेट आएगा। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि भाई लेवल 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेवल 1 कौन होता है, MTS होता है। MTS लेवल 1 होता है, 5 साल पूरा कर लेगा। MTS में 5 साल, GDS में नहीं, केवल MTS में 5 साल पूरा कर लेगा तो वह कैंडिडेट कैटेगरी A में आ जाएगा। लेवल 2 में डिस्पैच राइडर होते हैं, है ना, सॉर्टर होते हैं। तो इन्होंने यदि लगभग 5 साल पूरा कर लिया लेवल 2 में, तो वह कैंडिडेट जो है एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, PA एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बात को नोट करके रखिएगा। जो तीसरा आपका कंडीशन है कैटेगरी A में जाने के लिए, मान लीजिए कोई पोस्टमैन है या मेल गार्ड है, तो उसके लिए सर्विस 3 साल है, 3 साल पूरा कर लेगा तो कैटेगरी A में चला जाए। केवल पोस्टमैन में 3 साल, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी A में जाने के लिए मिक्स वाला सर्विस नहीं, मिक्स वाला सर्विस अभी बताने वाला हूं मैं। अच्छा, अब कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो पहले MTS ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके बाद पोस्टमैन भी ज्वाइन कर लेता है, और उसका सर्विस लेवल 1 मिलाकर 2 मिलाकर 3 मिलाकर टोटल 5 हो जाता है, तो वह भी कैंडिडेट जो है कैटेगरी A में चला जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, लेवल 1 के लिए 5 साल, लेवल 2 के लिए भी 5 साल कैटेगरी A में जाने के लिए, और लेवल 3 वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल। और मिक्स वाला जो सर्विस होता है, जैसे लेवल 1 को मिलाकर 2 को मिलाकर 3 को मिलाकर 5 पूरा किया, तो वह कैंडिडेट भी कैटेगरी A में चला जाता है। देखिए आसान भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत सारा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और मेहनत लगता है, हार्डवर्क लगता है किसी वीडियो को बनाने में। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 7 सालों से केवल और केवल विभागीय परीक्षा के तह तक जाता है, उसकी खोज करता है और आपके साथ साझा करता है। जो नियम, जो कंफ्यूजन आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम संबंधित होगा, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिएगा। उम्मीद है कैटेगरी ए आपको समझ में आ चुका है। कैटेगरी बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब कैटेगरी बी में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपने जीडीएस एमटीएस मिलाकर टोटल सर्विस जो है 5 साल पूरा कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि ये 5 साल तभी लागू होगा जब आपने जीडीएस के तौर पर 17/6/2022 के पहले ज्वाइन किया होगा। अब 17/6/2022 के बाद ज्वाइन करते हैं जीडीएस में, तो जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 8 का जरूरत पड़ेगा, 8 साल का जरूरत पड़ेगा, तभी आप कैटेगरी बी में एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि 17/6/2022 के पहले वही सेम कंडीशन लेवल 2 में आप यदि जीडीएस ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में आप डिस्पैच राइडर होते हैं, तो आप जो है अगर मिक्स वाला सर्विस 5 होता है आपका, तो भी आप कैटेगरी बी से एग्जाम दे पाएंगे। 17/6/2022 के बाद जीडीएस ज्वाइन करते हैं तो 8 साल का जरूरत पड़ेगा। जो आपका तीसरा कंडीशन होता है वो होता है पोस्टमैन। यदि आप बन जाते हैं पोस्टमैन और जीडीएस का सर्विस मिलाकर आपका 5 हो गया है, जीडीएस में आपने 17/6/2022 के पहले ज्वाइन किया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 17/6/2022 के बाद ज्वाइन किया है तो आपका 8 साल सर्विस जरूरत पड़ता है। एक नोट बताया गया है कि कैटेगरी बी के कर्मचारियों को तभी विचार किया जाता है जब कैटेगरी ए के पर्याप्त कर्मचारी उस परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई एक ऐसा नियम बताऊंगा जो ना आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना तो आपको किसी वेबसाइट के आर्टिकल में मिलेगा। और ये नियम है वरिष्ठता का नियम, सीनियर जूनियर क्लॉज। ये नियम केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम में लागू होगा, जैसे एमटीएस टू पीए का एग्जाम होता है, पोस्टमैन टू पीए का एग्जाम होता है, या एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम होता है। ये तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। इस नियम को एक्सप्लेन करने से पहले एक और कंडीशन बता देता हूं कि जो फीडर कैडर है, कैंडिडेट का जो कैडर है वो सेम होना चाहिए। जैसे एमटीएस है सीनियर, तो जूनियर भी एमटीएस होना चाहिए। ये दोनों चीजें याद करिएगा। दूसरा जो आपको क्या याद करना है कि उनका भर्ती जो है सेम कैटेगरी से होना चाहिए। डीआर है तो डीआर होना चाहिए, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट दोनों ही कैडर के जो भी कर्मचारी होंगे उनका होना चाहिए। और डिपार्टमेंटल कोटा के तहत प्रमोशन लिया, दोनों डिपार्टमेंटल कोटा के तहत ही होना चाहिए, तभी यह नियम जो है उन कर्मचारियों पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा, यह फीडर कैडर का कोई जूनियर कर्मचारी परीक्षा के लिए पात्र हो जाता है तो उसका सीनियर कर्मचारी भी इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सीनियर की सेवा जो है आवश्यक एलिजिबिलिटी से आधा, मान लीजिए कि भाई 5 साल का जरूरत है तो कम से कम 2.5 साल या 2 वर्ष, जो कम होगा वो सर्विस जो है उसका होना चाहिए। और सीनियर कर्मचारी ने कम से कम प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया हो। तो आपको बात समझ में नहीं आई, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा 2024 में यह अमेंडमेंट किया गया था और ये अमेंडमेंट जो है कॉलम नंबर 11 में किया गया था। और कॉलम नंबर 11 का जो नियम है वो कैटेगरी बी के लिए दर्शाता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि नियम जो है कैटेगरी बी के लिए अप्लाई होता है। चलिए देख लेते हैं कंडीशन क्या है। देखिए उदाहरण यहां पर बताया है कि सर्विस, पॉइंट नंबर 1 है सर्विस की सीमा, सीनियर की जरूरी सर्विस में कमी, जरूरी सर्विस के आधे से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा ना हो, जो भी कम हो उसको हम सर्विस के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि जरूरी सर्विस उस कैडर के लिए 5 साल है, तो 5 साल का जो आधा होता है वो कितना होता है, 2.5 साल होता है। नियम ये कहता है कि 2.5 साल और 2 साल में जो कम होगा वही सीमा होगी। तो भाई आधा तो 2.5 साल था, ठीक है, ये बात आपको पता है। और कम से कम प्रोबेशन पीरियड, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो कम होगा वो कम क्या था, कम था 2 साल का। तो कौन सा सर्विस, 2 साल का सर्विस जो है उसका मिनिमम होना ही चाहिए। जूनियर ने यदि 5 साल पूरे किए और सीनियर ने यदि 3 साल पूरे किए प्लस सीनियरिटी थी, तब सीनियर भी इस एग्जाम के लिए पात्र हो जाएगा। और जो मैंने आपको चीज बताई थी कि भाई सीनियर और जूनियर दोनों ही भर्ती के एक तरीके और उनका फीडर कैडर जो है वो एक ही होना चाहिए। मतलब एमटीएस
एमटीएस से कंपेयर करेगा, पोस्टमैन पोस्टमैन से कंपेयर करेगा, इस बात को नोट करिएगा। अपवाद बताए गए हैं रूल 38 FR 15A के जो दिशा निर्देश बताए गए हैं उस पे बताया गया है कि किसी कर्मचारी ने यदि रूल 38 के तहत स्थानांतरण लिया था और उस कर्मचारी ने अपनी वरिष्ठता या सीनियरिटी खो दी है तो ये सीनियर जूनियर का जो क्लॉज मैं आपको बता रहा हूं उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है FR 15A ट्रांसफर लोअर पोस्ट का जो नियम है फंडामेंटल रूल 15A के तहत स्वेच्छा से निचले पद पर ट्रांसफर लेने पर सीनियरिटी नए पद पर कार्य ग्रहण तिथि से सबसे नीचे तय की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट नियम डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया है, बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं पता होगा। नियम यह है कि यदि एक बार अब हायर पोस्ट में प्रमोशन ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप फिर से निचले पोस्ट में आते हैं, जैसे पोस्टमैन बन गया फिर से आप निचले पोस्ट पर जीडीएस बन जाते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस दिन से आप निचले पोस्ट पर आएंगे उस दिन से उस एग्जाम के लिए किसी भी कंडीशन में एलिजिबल होने के लिए आपको पूरी फ्रेश सर्विस देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट ने एक सख्त नियम जो है अपने कर्मचारियों के लिए जारी किया है, तो जब भी आप लोअर पोस्ट में किसी कंडीशन में आते हैं तो इस बात को जरूर से आप सोचिएगा। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ 2027 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप किस एग्जाम के लिए किस एग्जाम के लिए पात्र होंगे उसके बारे में आपको जानकारी समझ में आ चुकी है। हमारा पहला नया बैच, सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा ज्वाइन किया जाने वाला बैच जो है 1 अगस्त से आ रहा है। आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल 100% सिलेबस अपडेटेड फ्रेश और पूरे एनर्जी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पहले से की गई तैयारी आपको उस स्टेज के लिए तैयार करके जाएगी जो सपना आपने बतौर जीडीएस देख रखा है। आपने बतौर जीडीएस एक सपना लेकर डिपार्टमेंटल पोस्ट को चुना था और उस सपना था डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करने का। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल पोस्ट आपको ये मौका दे रहा है, लेकिन हर कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि इस पदोन्नति को सुनिश्चित कर पाएगा। वैकेंसी एक रहेगी, कैंडिडेट 100 रहेंगे, उस एक सीट के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अब वो समय जा चुका है जो समय था आपका 22 का 21 का, जहां पर बहुत सारी वैकेंसी आती थी, कैंडिडेट नहीं मिलते थे। अब हर व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, एक जागरूकता पैदा हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लगातार एग्जाम कंडक्ट कराता है, टाइम से एग्जाम कैलेंडर लेता है, रिजल्ट निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है और आपका ज्वाइनिंग देता है। तो आपको कोशिश करना है जितना जल्दी आपका प्रमोशन सुनिश्चित हो सके। बैच के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है, सीधे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।